जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रुधिर यानी ब्लड के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें रुधिर के और कितने नाम होते हैं तो रुधिर के बहुत सारे नाम हैं। जैसे रुधिर को हम लोग रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, इसको लहू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि रुधिर आखिर है क्या। रुधिर यानी जो ब्लड है यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कहने का हम लोग सीधे सीधा यह एक संयोजी ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है। तो संयोजी ऊतक का मतलब ये कि ऐसा ऊतक जो क्या करे, हमारे संपूर्ण शरीर को कनेक्ट यानी संपूर्ण शरीर को जोड़ कर रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक। तो जो रक्त होता है ये संयोजी ऊतक है जो तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति कैसी होती है तो इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। अगर हम बात करें ब्लड के बारे में और चीज़ें जानकारी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह जल से कुछ भारी होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है और इसकी जो सांद्रता होती है वो जल से 4.5 से 5.5 गुना अधिक होती है। मतलब ये है कि जो ब्लड यानी खून जो होता है वो पानी से 4.5 से 5 गुना अधिक गाढ़ा होता है। ये ध्यान देना, सांद्रता का अर्थ ये है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर हम बात करें स्वाद में कैसा होता है तो स्वाद में नमकीन होता है और हल्का सी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर हम बात करें इसके पीएच मान की तो इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है और यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। अगर हम ब्लड के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है उनके शरीर की मात्रा का, उनके शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। मतलब ये कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है 70 किलोग्राम का तो उसके अंदर जो ब्लड पाया जाएगा उसमें औसतन ब्लड जो होगा वो 5 से 6 लीटर के बीच होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्त्रियों में यानी महिलाओं में, तो महिलाओं में थोड़ा पुरुषों की तुलना में कम होता है, ये ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे रुधिर के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, या सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड के जो भाग होते हैं, ब्लड में क्या क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो ब्लड में बेसिकली 2 घटक होते हैं, इनके 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएँ, जिसे रुधिराणु के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो प्लाज्मा होता है ये द्रव अवस्था में होता है, जबकि बात करें रुधिराणु जो होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूँ। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, चाय जो होती है तो चाय में भी 2 भाग होते हैं। एक उसमें होता है जो सॉलिड पार्ट यानी ठोस अवस्था में जो होते हैं, और एक होता है जो लिक्विड पार्ट। जैसे लिक्विड पार्ट में आपका जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये आपके लिक्विड पार्ट होते हैं। बाकी इसमें जैसे आप चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, अदरक डालते हैं, या फिर मान लीजिए आप इलायची वगैरह डालते हैं, तो ये सब क्या हैं आपके, मतलब कुल मिला के इनको मिला के ही चाय का निर्माण होता है। तो इसमें कुछ ऐसे भाग हैं जो क्या है ठोस अवस्था में, जबकि कुछ ऐसे भाग हैं जो द्रव अवस्था में। ठीक उसी तरह हमारे ब्लड में भी ऐसा होता है। ब्लड में भी हम संपूर्ण ब्लड में 2 भाग होते हैं। कुछ ऐसे भाग होते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं और कुछ ऐसे भाग होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। तो जो द्रव अवस्था में होते हैं उन्हें हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और जो ठोस अवस्था में होते हैं उन्हें रुधिराणु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आइए हम लोग पहले बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। देखिए, जो प्लाज्मा होता है ये रुधिर का लगभग 55% भाग होता है, यानी पूरे ब्लड में अगर बात करें प्लाज्मा तो ये 55% इसका हिस्सा होता है, जिसमें मतलब 55% प्लाज्मा में ही 90% जल पाया जाता है। जबकि 10% की बात करें तो 10% इसमें जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और प्लाज्मा को ही हम लोग रुधिर का निर्जीव भाग के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु, जिसको ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब रुधिर में कुछ अणु पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग रुधिराणु कहते हैं। और बात करेंगे कि रुधिराणु कितने होते हैं तो इसकी संख्या 3 होती है, और ये ब्लड का 45% भाग होता है इनका। यानी पूरे ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि 45% की बात करें तो 45% रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसमें पहले अगर बात करें रुधिर कणिकाओं में तो सबसे पहले नंबर पे आता है लाल रुधिर कणिकाएँ, जिनको हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हीं को आरबीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और आपको बता दूं इन्हीं की वजह से जो हमारा ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इसमें कह सकते हैं कि मानव रुधिराणु में इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी 3 रुधिराणु होते हैं जिसमें सबसे अधिक यही होता है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यानी सीधा सीधा ऐसे आप बोल सकते हैं कि ब्लड में जो इनकी संख्या होती है वह 45 से 55 लाख के बीच इनकी संख्या होती है।
और ये लाल रंग के होते हैं, केंद्रक रहित होते हैं, यानी केंद्रक इनके अंदर होता है। साथ ही साथ ये उभयतल कणिकाएँ होती हैं, ठीक है। और इनका जो रंग लाल होता है इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है जिसके कारण इनका रंग लाल होता है, यानी आरबीसी का। और इस आरबीसी के रंग लाल होने की वजह से ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, जिस कारण क्या होता है कि संपूर्ण रुधिर का जो यानी संपूर्ण ब्लड की बात करें तो इसका रंग लाल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का मतलब ये है कि जैसे जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी में, संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को हमारे संपूर्ण बॉडी में पहुंचाने का ये क्या करता है, काम करता है। अगर हम बात करें इसका जीवन काल कितना होता है, यानी टाइम पीरियड क्या होता है इसका, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। अब हम बात करेंगे इसी अगला रुधिराणु के बारे में जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में वाइट ब्लड सेल या कार्पल कहते हैं, और इनको हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। तो ये लाल रुधिर कणिकाओं से थोड़ा बड़ी होती है इनकी संख्या, लेकिन कम होती है। इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, 5000 से 9500 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यानी सीधा सीधा इनकी जो संख्या होती है ये 5000 से 9500 के बीच इनकी संख्या होती है। ये केंद्रक युक्त होते हैं तथा ये रंगहीन कणिकाएँ होती हैं। इनका जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 1 से 2 दिन का होता है, और इन्हीं को हम लोग, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या कार्पल्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग सफ़ेद खून के नाम से भी हम लोग को जानते हैं इनको। अगर अब हम अगले रुधिराणु की बात करें तो जिसको हम लोग बिंबाणु या प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, तो यह केवल जो होता है ना, जो बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स जो होता है, ये केवल स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। यानी जितने भी जीव स्तनधारी होते हैं, जैसे हम हैं, हम मानव हैं, गाय वगैरह हैं, भैंस वगैरह हैं, तो ये सभी क्या है, स्तनधारी हैं। तो इन सभी के ब्लड में प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु पाया जाता है। तो यह केवल स्तनधारी जीवों के रुधिर में पाया जाता है। अगर बात करें मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, और ये केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होते हैं, और चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में ये सहायक होते हैं। साथ ही साथ एक बात और भी बता दूं, जैसे जब डेंगू रोग हमारे अंदर होता है, तो डेंगू रोग में इसी जो उसमें जो वायरस होता है, जो कह सकते जो रोग वाहक होता है, या कह सकते जो रोग जनक होता है, जो रोग को पैदा करता है, वो क्या करता है, इस प्लेटलेट को ही मतलब कम करने का प्रयास करने लगता है। तो इनकी संख्या को ही क्या करने लगता है, कम करने लगता है। तो पूछा जाता है कि डेंगू रोग में कौन सा रुधिर कणिकाएँ में ज़्यादा क्षति होती है, तो वो है प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। डेंगू रोग में बिंबाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब हम आइए बात करते हैं कि जो ब्लड होता है इसके कार्य क्या होते हैं। तो इसके हालांकि कई कार्य हैं, तो हम यहाँ पे 6 कार्यों के बारे में इसके समझेंगे। तो पहला काम इसका होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ये क्या करता है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो ये संपूर्ण बॉडी में पहुँचाने का ये काम करता है। दूसरा इसका काम होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करना, यानी जो भी हम लोग खाते हैं उनके अंदर से जो एनर्जी हमें मिलती है, ये क्या करता है, संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का ये काम करता है। अगला इसका अगर हम कार्य की बात करें तो इसका जो उत्सर्जी पदार्थों का ये परिवहन करता है, यानी कहने का मतलब जैसे जब हम लोग भोजन करते हैं तो उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह होता है, तो इनका निर्माण होता है। तो इनको क्या करता है कि ब्लड के माध्यम से इनको किडनी तक ले जाता है, फिर उसके बाद मूत्र के माध्यम से इनको बाहर रिलीज करने के ये काम करता है। अगला इसके काम की बात करते हैं, ये क्या करता है, हमारे शारीरिक ताप का नियंत्रण करते हैं, यानी जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। साथ ही साथ अगर हम अगले काम की बात करें तो इसका अगला वर्क होता है कि ये क्या करता है, रोगों से हमें बचाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर इसके लास्ट वर्क की बात करें तो इसे ये क्या करता है, घाव को भरने का ये काम करता है। तो हालांकि हमारे शरीर में ब्लड का बहुत अहम रोल होता है, अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा, तो इसलिए ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूँगा यानी ब्लड रुधिर के बारे में जितनी बातें हमने की, सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।